चलें जी। सो आज लैब का आगाज़ करते हैं। लैब का आगाज़ जो है वो एक वीडियो से करते हैं। ठीक है। ये एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको आप गौर से देखें। ठीक है। स्पीकर जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है तो शायद आवाज़ ना आए। ठीक है, तो शायद आवाज़ ना आए तो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनेंगे तो आवाज़ आ जाएगी। गौर से इस वीडियो को देख लें। Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. بليون ميرونغ تاع muri twe وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है. 我们需要让世界领导人关注。 hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Ohun lè bá wa rí òpin malaria. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. ओके जी, तो इस वीडियो से Malaria isn't just any disease. इस वीडियो से आपने क्या कंक्लूड किया? इस वीडियो से आपने क्या लेसन सीखा? कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इस वीडियो में आपने देखा एक ही बंदा है, एक ही बंदे ने डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक पैगाम जो है मलेरिया से रिलेटेड पैगाम जो है वो पहुंचाया। ऐसे ही है ना? कभी वो इंग्लिश में बोल रहा था, कभी वो हिंदी में बोल रहा था, कभी स्पेनिश में बोल रहा था। ठीक है, तो ये पॉसिबल तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक बंदे को इतनी सारी ज़ुबानें आती हों। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? वीडियो में कैसे पॉसिबल हुआ? कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से ये पॉसिबल हुआ। क्या पॉसिबल हुआ कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलने के काबिल हुआ। ठीक है, अगर आप उसकी लिप्स को भी देखते ना, इस बंदे के लिप्स को, अगर वो उर्दू में बात कर रहा था तो वो उर्दू के मुताबिक उसकी लिप्स हिल रही थी। अगर वो स्पेनिश में बोला था उसके लिप्स जो है स्पेनिश के मुताबिक हिल रही थी। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? कंप्यूटर की मदद से हुआ। ठीक है, बात की समझ आ गई? ये कंक्लूजन है इस वीडियो का। अब नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। इंटरनेट ज़रा स्लो है, थोड़ा टाइम लगेगा चलने में।
ओके, ये क्या लिखा नज़र आ रहा है आपको? पाइथन नज़र आ रहा है। इस बात को, इस वर्ड को जहन में रखो, ठीक है? जी जी, क्या कंक्लूड किया आप लोगों ने इस वीडियो से? वो प्रोजेक्टर में थोड़ा सा मसला आ गया था जिसकी वजह से स्क्रीन क्लियर नहीं। अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ। क्या कंक्लूड किया आपने? कैमरा, लड़कियों में से कोई बता दो। एक्सीडेंट डिटेक्ट करता है, फिर आपने देखा होगा कि वो गाड़ी की स्पीड भी बता रहा था, गाड़ी की स्पीड भी बता रहा था, ठीक है? वो ये साथ में ये भी बता रहा है ये गाड़ी है। बॉक्स लगा के, बॉक्स के अंदर गाड़ी थी ना, तो वो गाड़ी को आइडेंटिफाई भी कर रहा था, उसकी स्पीड भी बता रहा था, ठीक है? अगेन ये कैसे पॉसिबल हुआ? कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की वजह से ये पॉसिबल हुआ। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते, ये वाला सिस्टम क्या कर सकता है, वो फ़ौरन किसी रेलिवेंट डिपार्टमेंट को ये बता सकता है कि फ़लानी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। एम्बुलेंस वाले को बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाओ जल्दी जल्दी से, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे इंजरी हुई है, तो पेशेंट को आके ले जाए। या पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि यहाँ पे किसी ने जानबूझ के जो है एक्सीडेंट किया है, तो उसको आके गिरफ्तार करके ले जाओ, ठीक है? तो अगर ये सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता चला आ रहा है, जब भी एक्सीडेंट होता है 10-15 लोग जो है वो ग्रुप बना के देखते रहते हैं, स्मार्टफोन निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। वो बंदा उधर मर रहा है, ये 10-15 बंदे जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो रिकॉर्डिंग जो है वो जारी रखते हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे को पे फायरिंग कर रहा है, ये नहीं कहा कि उसको रोक दें, बल्कि क्या मोबाइल निकाल दिया और साथ ही उसको क्या करना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है ना, ठीक है? तो ये सिस्टम का फ़ायदा है कि फटाफट रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को आप क्या करें, इन्फॉर्म कर दें, और फिर उन्होंने जो एक्शन लेना होगा वो ले लेंगे, ठीक है? बात की समझ आ गई आपको? तो ये दूसरी वीडियो की क्या है, कंक्लूजन है। हेलो, लास्ट, अभी ना आए लैब में, बाहर चले जाएं, अभी बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं। अमार, अभी ना आए, ठीक है? समझ आ गई इस बात की? अभी प्रोजेक्टर ज़रा वेट कर रहा हूँ, ये चले, फिर एक वीडियो मैं और दिखाता हूँ, ठीक है? सारी वीडियोस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आ जाए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने की एक मोटिवेशन आ जाए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। इसी तरह जब भी, अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर से पूछो हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। मकसद का पता होगा तो आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, ठीक है? तो बिला वजह हम कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहे, ठीक है? तो ये थी दूसरी वीडियो। और जिसने ये सिस्टम बनाया, ये आप ही की तरह के स्टूडेंट्स थे, आप ही की तरह स्टूडेंट्स। उन्होंने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर गुजार के फिर उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये बनाया, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी बना सकते हो, बल्कि इससे भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है? वादा करते हो ना कि इससे बेहतर बनाओगे, बनाओगे ना इससे बेहतर? आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, लड़कियों की तरफ से भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है? तो इससे बेहतर आपने सिस्टम जो है वो बनाना है। लेकिन कब बनाएंगे? जब पढ़ोगे, ठीक है? जब पढ़ोगे, मेहनत करोगे, फिर आप बना सकोगे, ठीक है? बात की समझ आ गई? लेकिन जब आप सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते रहोगे, यूट्यूब देखते रहोगे, फेसबुक चलाते रहोगे, व्हाट्सएप जो है वो उसके ऊपर आप मसरूफ़ रहेंगे, तो ये वाला सिस्टम नहीं बनेगा, ठीक है? बात की समझ आ गई आपको? बस आखिरी वीडियो देखते हैं। अभी तक वो चली नहीं है, जो 2016 FYP24। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये इनका लिंक मैं आपके साथ शेयर How कर well दूंगा। can your new hires manage?
हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? सोफ़ा डिटेक्ट हो रहा है। जो कैमरा है, जो सिस्टम है, वो क्या डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, वो उसको हाईलाइट कर रहा है कि ये जो है, ये क्या है, ये सोफ़ा है। चेयर है, ये देखें, चेयर चेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये ग्लास लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ग्लास। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पिक्चर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सिस्टम जिस इन्वायरमेंट में है, उस इन्वायरमेंट को सिस्टम ने क्या किया, डिस्क्राइब किया। कैसे डिस्क्राइब किया? सिस्टम ने कहा कि 3 सोफ़े पड़े हुए हैं। कहाँ? 1 2 3। 2 पॉटेड प्लांट्स हैं। कहाँ पे? एक ये है, एक ये है। उसने हाईलाइट भी किया, एक ये पॉटेड प्लांट है, एक ये पॉटेड प्लांट है। एक टीवी मॉनिटर है। कहाँ पे है? ये टीवी मॉनिटर है। तो ये सिस्टम कर क्या रहा है? ये सीन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। अगेन, ये पॉसिबल कैसे हुआ? कंप्यूटर की वजह से। कंप्यूटर की मदद से ही ये पॉसिबल हुआ। अब हमारी ज़िंदगियों में कंप्यूटर इतना घुस चुका है। आप देखें, आपकी जेब में कंप्यूटर है, स्मार्टफोन की शक्ल में। ठीक है, स्मार्टफोन की शक्ल में। आप हॉस्पिटल चले जाएं, शॉपिंग मॉल चले जाएं, ठीक है, एयरपोर्ट चले जाएं, इवन के गाड़ियों में भी कंप्यूटर्स आ गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला वाले, टेस्ला जानते हैं? टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्यूटर है, सारे का सारा, पूरे का पूरा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की मौजूदगी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी बात की समझ आ गई आपको? ठीक है। तो कंप्यूटर जो है, उसका रोल, उसका जो इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे 2-3 वीडियोस, और इनका मकसद यही था कि आपको कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस का बताया जाए। इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट में हम कंप्यूटर से काम लेना सीखेंगे कि कंप्यूटर से काम कैसे लिया जाता है। हमने कंप्यूटर को कहना है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है, आपने एक्सीडेंट डिटेक्ट करना है, आपने सीनरी को डिस्क्राइब करना है, आपने ट्रांसलेशन करनी है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, आपने कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस तरह के काम लेने के लिए हमें कंप्यूटर से बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो हम बातचीत कैसे करेंगे? इंग्लिश में, उर्दू में, पश्तो में, अरबिक में, किस लैंग्वेज में? जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर से आपने बात करनी है, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? पाइथन। ठीक है, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाया ना, पाइथन। वो बेसिकली क्या है? लैंग्वेज का नाम है। तो पाइथन लैंग्वेज यूज़ करके आपने कंप्यूटर से बातचीत करनी है। क्यों बातचीत करनी है? कोई मकसद भी तो होगा ना। मकसद क्या है? काम लाने, हमने काम लेना है हमने। वो काम कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट डिटेक्शन, सीनरी डिस्क्रिप्शन, एडिंग 2 नंबर्स, कोई भी काम हो सकता है। हमने कंप्यूटर से काम ही क्यों लेना है? क्योंकि कंप्यूटर्स आर मोर एफिशिएंट इन डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क्स एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक बहुत सिंपल टास्क देख लें। 2+2 सबको पता है क्या है? 4 है। मैं आपको कहूँ कि इधर ही बैठ के 2+2 जो है, 2+2 = 4, 2+2 = 4 बोलना शुरू कर दें। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप सही बोलेंगे, लेकिन जब आप थक जाएंगे तो 2+2 = 5 मुंह से निकल सकता है, 2+2 = 0 मुंह से निकल सकता है, 2+2 की जगह पे 2+1 आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस चूंकि थक जाता है, हम इंसान थक जाते हैं, हमारे अंदर इतनी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हम एक काम को एक हद तक सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है। कंप्यूटर थकता नहीं है, ये सबसे बड़ी खूबी है इसकी। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में लिख लो कि कंप्यूटर से क्यों काम लिया जाता है। नंबर 1, वो थकता नहीं है। चूंकि वो थकता नहीं है, लिहाजा वो उस काम को काफ़ी देर तक एफिशिएंटली कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो किसी भी काम को हमसे ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है, किसी भी काम को हमसे ज़्यादा स्पीड के साथ कर सकता है। आप लोग 2+2 करते हैं 1 सेकंड के अंदर, कंप्यूटर 1 नैनो सेकंड के अंदर 2+2 = 4 करता है, बल्कि उससे भी कम टाइम।
ठीक है, तो स्पीड इज़ वन एडवांटेज एंड द सेकंड मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज़ दैट चूंकि वो थकता नहीं है, चूंकि वो थकता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो काम को ज़्यादा एफिशिएंटली तरीके से क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सो दैट इट कुड परफॉर्म सर्टन टास्क। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखना है। और यही कुछ हमने सीखना है इस कोर्स में। क्या सीखना है कि इस कोर्स में पाइथन लैंग्वेज हमने सीखनी है। जिसने आपने उर्दू सीखी है ना स्कूल में, आपने इंग्लिश सीखी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, आपने पश्तो लैंग्वेज सीखी, अरबिक लैंग्वेज सीखी। हमने इस कोर्स में क्या करना है, हमने पाइथन लैंग्वेज सीखनी है। दिस इज़ द मेन गोल ऑफ दिस कोर्स। हमने ये सीखना है कि हमने कंप्यूटर से बातचीत कैसे करनी है। हमने इस कोर्स में ये सीखना है कि हमने कंप्यूटर से काम कैसे लेना है। यही कुछ हम इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, बात की समझ आ गई। ब्रेक से पहले एक आखिरी बात, जब आप उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी और से बात करने के लिए, तो वो उर्दू लैंग्वेज ज़ुबान यूज़ करके आप इस्तेमाल करते हैं ना। उर्दू जो है आप बोलते हैं या आप लिखते हैं, पेन की मदद से उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेट करते हैं। ज़ुबान के ज़रिए से उर्दू लैंग्वेज यूज़ करके आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही है ना। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि पाइथन लैंग्वेज तो आ गई हमारे पास, लेकिन पाइथन लैंग्वेज को इस्तेमाल कैसे करें? पाइथन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे जिससे उसको समझ आ जाए और वो अपना काम करना शुरू कर दे। ठीक है, आपने यहाँ पे ज़ुबान यूज़ की है ना, उर्दू लैंग्वेज में उर्दू बोली और आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया। उर्दू ज़ुबान में आपने कुछ लिखा और अपना पैगाम आपने दूसरे तक पहुंचा दिया। यहाँ इस केस में पाइथन लैंग्वेज के साथ आप क्या कैसे करेंगे, वो सलूक कैसे करेंगे जिससे आपका पैगाम कंप्यूटर तक पहुंच जाए? तो आपने याद रखना है, आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। एक बंदे ने इंटरप्रेटर का नाम लिया है। फर्स्ट लेक्चर में मैं मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल आपने याद रखना है कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, स्पाइडर, SPYDER। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या करना है, घर जाते साथ ही रेस्ट करने के बाद घर जाके स्पाइडर डाउनलोड करना है और उसको क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के अंदर मौजूद है। यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो ये 6 मिनट की वीडियो है। ठीक है, सारा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने इसको फॉलो करना है। 30 मिनट लगेंगे आपको इंस्टॉल करने में, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वेबसाइट गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस आपने हेडफोन लगाना है, आराम से सब कुछ सुनना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और सारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं बात की समझ आ गई। तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज़ करके पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए से कंप्यूटर से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे ताकि वो अपना काम कर सके जो भी उसने करना है। मेरी बात की समझ आ गई है आपको? और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, ये विंडोज़ 10 है। इंस्टॉल करने के बाद ये विंडोज़ 10 है। अगर आप लोग विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल करना छोड़ दो। ये ख़त्म हो गई हैं ये विंडो 7 और विंडो 8। अपने आप को अपग्रेड करो, विंडो 10 की तरफ आओ। कुछ लोग विंडो 11 भी यूज़ कर रहे होंगे। विंडो 11 पिछले साल रिलीज़ हुई है, वो भी स्टेबल नहीं है, उस पर कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं चलते नहीं है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा विंडो 10 यूज़ करें। तो विंडो 10 में आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है सर्च बार में और यहाँ पे आपने लिखना है स्पाइडर, SPYDER, स्पाइडर, और इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक जब आप करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, बात की समझ आ गई? तो ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन होगा। बाकी की बात जो है, बाकी की बातें जो हैं बाद में, ब्रेक के बाद। तो अब आप 5 मिनट की ब्रेक कर लें। और लेकिन ब्रेक करने से पहले ओके, ब्रेक करने से पहले काशफा आ जाए।
तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी बातें। तो ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर है जो है, ये आप जो है वो ओपन करेंगे उसको, ठीक है। थोड़ा सा मसला है प्रोजेक्टर के अंदर। और स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो है आपके टीचर ने यूज़ किया क्लास के अंदर, उन्होंने यूज़ किया आपके सामने यूज़ किया। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो ये ज़रा उसको ये सेट हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, दूसरी बात, एक बात तो ये है ना, प्रिंट स्टेटमेंट मैसेज को प्रिंट करेगा, ये पहला काम। दूसरा काम, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो न्यू लाइन में चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको अभी बताया कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ABC 1 2 3 स्पेस, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपने याद रखना है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का क्या मतलब है, ABCXYZ, डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स 0 1 2 up to 9। अच्छा, 10 जो है ये डिजिट है, 10 क्या डिजिट है, 10 डिजिट नहीं है, 10 नंबर है। इस 10 नंबर के अंदर दो डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 0 है। इसी तरह 15 जो है ये डिजिट है नहीं, ये नंबर है। नंबर में, इस नंबर में दो डिजिट्स है, एक 1 है और एक 5 है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन अगर फिर भी आप में से अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है कि डिजिट किसको कहते हैं या नंबर किसको कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये यहाँ से डिपार्टमेंट से बाहर निकलें। सामने कैफ़ेटेरिया है, मस्जिद के साथ कैफ़ेटेरिया है, कैफ़ेटेरिया के साथ पार्क है, पार्क के साथ एक वो है जूस की दुकान है, मिल्क शेक की दुकान है, मिल्क शेक की दुकान के बिल्कुल साथ ही गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों का, ठीक है। उस स्कूल में आप क्या करें, एडमिशन ले लें। और उस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है। बात की समझ आ गई आपको? तो आप लोगों की सहूलत के लिए एक सरकारी स्कूल, मौज़म और सलमान, इनको बता दिखा देना, वो मशहूर व मारूफ सरकारी स्कूल वहाँ पे नेक्सी के पास। साथ में इनको पंगा शेक भी पिला दीजिएगा और साथ ही स्कूल भी दिखा देना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके वो तस्वीर है ना उस स्कूल की, वो भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पहले ही, क्लियर। तो मैं बता, एक मिनट, मैं असल में वो बात कंप्लीट कर रहा था कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या है, हैश, ये जो है ये एट द रेट ऑफ है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हैश है, डॉलर साइन है, परसेंटेज साइन है, एक्सपोनेंट साइन है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह ये जो स्पेस है, स्पेस ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। ये वो स्ट्रिंग नहीं है जो आप लोग पीते हैं, रेड कलर की स्टिंग या येलो कलर की स्टिंग, ठीक है, वो रेड बुल जो आप पीते हैं, जो भी, ये स्टिंग नहीं है, बल्कि इसका क्या नाम है, इसका नाम है स्ट्रिंग, इसका नाम स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, बात की समझ आ गई आप? तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका क्या है, स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका ये है कि आपने स्ट्रिंग लिखनी है दो डबल कोटेशन मार्क के दरमियान में, ये स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका। और स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपके घर का एड्रेस हो सकता है, आपकी आपकी फेवरेट हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, इसको क्या मसला है। ये कैपिटल लेटर भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल ए, ये इसको चला लिया, देखें कैपिटल ए प्रिंट हो। हाँ ओके। अब एक सवाल यहाँ से, ये इन्होंने ये किया कि 1 2 से लेके 8 तक, ये क्या, ये लाइन नंबर है और ये बाई डिफ़ॉल्ट आएगा। किधर?
हाँ बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ ये जो चीज़ है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी जो इंस्ट्रक्शन है वो लाइन नंबर 7 में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। द कंप्यूटर विल इग्नोर द स्पेस, ये जो स्पेस यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है ना, वो कंप्यूटर जो है इसको इग्नोर करेगा। आप प्रिंट ए जो है वो काफ़ी नीचे जाके भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये 20वीं लाइन पे जाके इसको प्रिंट करें और रन करें, ये देखें ये प्रिंट हो गया, कोई मसला नहीं, स्पेस जो है इग्नोर हो जाएगा। ठीक, बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल ए बी, क्या प्रिंट होगा आउटपुट के ऊपर? ए बी प्रिंट होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब मैं दूसरी ही लाइन में अगर ये लिखूँ प्रिंट सी, ठीक है, क्या प्रिंट होगा? ए बी भी प्रिंट होगा और सी भी प्रिंट होगा, लेकिन सी कहाँ प्रिंट होगा? नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, ये चेक करें, इसको जैसे प्ले करता हूँ। अच्छा, आप बताएं, ए बी और सी मैंने लिख दिया प्रिंट ए बी एंड सी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कहीं यहाँ पे ए बी और सी कहाँ है? रन नहीं किया, बिल्कुल। जब आप रन करेंगे तो ये देखें ए बी पहली लाइन में और सी जो है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो गए। ठीक है, अब सी जो है दूसरी लाइन में प्रिंट क्यों हुआ, उसके लिए अपने नोट्स में चेक करें, मैंने अभी एक रूल लिखवाया था आपको, ये वाला रूल, ये। ठीक है, जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या होगा? कंप्यूटर ए फिर बी को प्रिंट कर देगा, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा? कंप्यूटर न्यू लाइन में चला जाएगा, यानी सेकंड लाइन में। कौन सी वाली लाइन? ये वाली। कंप्यूटर जो है सेकंड लाइन में चला जाएगा, ये यहाँ पे, और सेकंड लाइन में जाके सी को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। और सी को प्रिंट करने के बाद फिर वो न्यू लाइन में चला जाएगा, तीसरी लाइन पे चला जाएगा, और प्रोग्राम और ये प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, अब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपकी बेस बना रहा हूँ इस कोर्स की, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस कोड में आपको कितने इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं? 2 इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही है ना, 2 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन प्रिंट ए बी, दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी है? प्रिंट सी। आपने याद रखना है मेरे बच्चों, आपने याद रखना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, PROGRAM, प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम कह दें, इसका दूसरा नाम कोड है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? कोड, CODE, कोड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? कोड है। क्लियर है? प्रोग्राम लिखने वाले को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। प्रोग्राम लिखने वाले को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखें। प्रोग्राम लिखने वाले को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? सिंपल सिंपल बातें हैं। अभी ब्रेक ब्रेक में इंट्रोडक्शन करवानी है आपने, ठीक है? बस 5 मिनट के बाद ब्रेक हो जाएगी। नहीं लिख सकते, एक लाइन में एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। एक लाइन में आप ये नहीं कर सकते प्रिंट ए बी फिर उसके साथ ही प्रिंट सी, नो, ये रूल नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक लाइन में एक इंस्ट्रक्शन, बस, दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? ओके। नेक्स्ट बात जो आपने लिखनी है वो ये है कि प्रोग्राम का तो पता चल गया ना, प्रोग्राम किसको कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है वो हमेशा
टॉप से शुरू होता है और बॉटम की तरफ जाता है। यानी कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को चलाएगा, यानी ए बी को पहले प्रिंट करेगा और फिर सी को प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर जो है पहले सी को प्रिंट करेगा और फिर ए बी को प्रिंट करेगा। नीचे से ऊपर नहीं जाएगा कंप्यूटर, बल्कि पाइथन लैंग्वेज क्या करेगा, ऊपर से नीचे चलेगी। ये लिख लो, पाइथन लैंग्वेज एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पाइथन टॉप टू बॉटम। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? जो लोग नहीं लिख रहे बहुत पछताओगे। काफ़ी लोग खाली हाथ बैठे हुए हैं, किसी से ले लो पेज, एक्स्ट्रा पेन ले लो, लिखो। इसी में मार खाओगे आप, इसी में ही मार खाओगे। ठीक है, पाइथन टॉप टू बॉटम। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? ओके। फर्ज करें एक और इंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ प्रिंट डी। ठीक है, एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ प्रिंट डी। तो पहले इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी, प्रिंट ए बी। ए बी प्रिंट हो जाएगा। अब कंप्यूटर जो है नीचे आएगा ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम इसका रूल है। तो अब वो नीचे आ गया। अब नीचे जो है दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक सी है और एक डी है। तो पहले किसको प्रिंट करेगा, सी को या डी को? देखो देखो, नीचे तो आप लोग आ गए हैं, कंप्यूटर नीचे आ गया। अब नीचे दो इंस्ट्रक्शन है, सी भी है डी भी है। तो किसको पहले प्रिंट करेगा, सी को प्रिंट करेगा और फिर डी को प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन लैंग्वेज जो है वो एक ऑर्डर के तहत चलता है, एक सीक्वेंस के तहत पाइथन लैंग्वेज जो है वो काम करती है। इसलिए पाइथन लैंग्वेज को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज इज कॉल्ड सीक्वेंशियल लैंग्वेज। तो इधर से इधर ये देखें सब लोग, इधर एक ऐसा एरो आप ड्रॉ करें और यहाँ पे लिखे सीक्वेंशियल, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करें अपने नोट्स में, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बस। ये मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका भी सिखा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, शेक्सपियर की तरह लंबी लंबी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिर्ज़ा गालिब की तरह लंबी लंबी शेर व शायरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करें बस, जिस तरह मैंने यूज़ किया। एक मिनट, बस एक बात कंप्लीट करूँ फिर उसके बाद। ठीक है, ये दो बातें आपने लिख दी हैं। ठीक है, अब अपने रजिस्टर्स के अंदर आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट करें इस तरह। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद आपने लिखना है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से लिखो, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से आने वाले वक्तों में, इस कॉन्सेप्ट की वजह से आने वाले वक्तों में मैं बहुत ज़लील होऊंगा, मैं बहुत ज़लील होऊंगी। ये लिखो, इस कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत तंग करना है फ्यूचर में, इस कॉन्सेप्ट की वजह से मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ये आपने लिखना है। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप हंस सकते हैं लेकिन मैं ये सीरियस कह रहा हूँ। मैंने इनको भी लिखवाया जो आपके सीनियर्स हैं, बैठे हुए पीछे। ठीक है, ये हाईलाइट करके आपने लिख दिया। अब आप देखेंगे जब हम वीक 4 में जाएंगे, लूप्स में फॉर लूप वाइल लूप पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट के स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से आप सब लोग फंसेंगे। ठीक है, अभी बैठ के आपको बड़ा आसान लग रहा है, टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियल समझ आ गई, बस ठीक है। नहीं, जब आप वहाँ पे जाएंगे वीक नंबर 4 में, जब आप एक आर्टिकल करेंगे लूप्स, तो वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि सर ने ये जो लिखवाया था ना, सही लिखवाया था कि हम जलील होंगे, हम बेइज्जत होंगे, हम ज़लील ख्वार होंगे। ये भी लिखो, जलील ओ ख्वार, जलील काफ़ी नहीं, ख्वार भी होंगे। ठीक है जी, तो अभी आप लोग जो हैं 5 मिनट की ब्रेक कर लें, आराम से घूम फिर के आएँ। ब्रेक से पहले आ जाएं सलमान, इंट्रोड्यूस करवा लें अपने आप को।
ओके जी, अब ये इंस्ट्रक्शन है ए बी को प्रिंट करें, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ए के बाद मैं लिखता हूँ बैक स्लैश एन, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, ए को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये जो बैक स्लैश ए के बाद जो आपको नज़र आ रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, बैक स्लैश कहते हैं। जब जब कंप्यूटर देखेगा ना कि बैक स्लैश एन आ गया है, तो कंप्यूटर जो है ना थोड़ा सा मुहतात हो जाएगा, क्योंकि बैक स्लैश का एक स्पेशल मीनिंग है। कंप्यूटर के लिए बैक स्लैश का एक स्पेशल मीनिंग है। अब कंप्यूटर देखेगा कि बैक स्लैश के आगे क्या लिखा हुआ है। अब बैक स्लैश के आगे एन लिखा हुआ है। बैक स्लैश और एन दोनों मिला के कंप्यूटर को ये बता रहा है कि आपने क्या करना है, न्यू लाइन में, नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। तो न्यू लाइन में कंप्यूटर चला गया, ठीक है। एन के बाद क्या लिखा है, बी, तो न्यू लाइन में जाके बी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो जब आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ए फर्स्ट लाइन में और बी जो है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो समरी क्या है, समरी ये है कि बैक स्लैश एन कंप्यूटर को ये बताता है कि आपने क्या करना है, न्यू लाइन में चले जाना है, बस। बैक स्लैश एन आपने लिखना है हमेशा डबल कोटेशन मार्क के दरमियान में, कहीं भी आप लिख सकते हैं, ए और बी के दरमियान लिख सकते हैं, बी के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए से पहले भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पेस आ गई है, ए बी से पहले एक स्पेस आ गई है। तो स्पेस डालने के बाद दूसरी लाइन में कंप्यूटर चला जाएगा, वहाँ पे जाके ए बी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये रूल है। बैक स्लैश एन आपने कहाँ लिखना है, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन मार्क, दो डबल कोटेशन मार्क के दरमियान में आपने लिखना कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि यूज़ वन प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट ए बी इन मल्टीपल लाइंस, फिर आप वहाँ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, इधर उधर देखेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो बैक स्लैश एन जो है ये इसका मकसद है। समझ आ गई इस बात की। अच्छा, अब मैंने लिख दिया ए बी ए बी, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया प्रिंट सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक स्लैश एन, इसका क्या मकसद है, न्यू लाइन, न्यू लाइन, ठीक है। मेरी राइटिंग को जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब मैंने लिख दिया ए बी और नेक्स्ट लाइन में सी, आउटपुट क्या आएगा, चलो आप बताओ आउटपुट क्या आएगा। ब्राउन जैकेट के पीछे डार्क ब्राउन जैकेट, नहीं क्या प्रिंट होगा, आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा, और सिर्फ सी, ए बी भी प्रिंट होगा। ए भी प्रिंट होगा, क्योंकि ये देखे ना सी के ऊपर ए भी है, ठीक है। तो ए बी भी प्रिंट होगा और सी भी प्रिंट होगा। ए बी फर्स्ट लाइन में प्रिंट होगा और सी दूसरी लाइन में ये देखें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब कंप्यूटर जो है ये वाली लाइन चलाएगी, जब कंप्यूटर ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाएगी, तो सबसे पहले वो देखेगा कि ए लिखा हुआ है, तो वो ए को प्रिंट कर देगा पहली लाइन में। ए के बाद बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, कंप्यूटर बी को प्रिंट कर देगा उसी लाइन में। फिर वो देखेगा कि बी के बाद प्रोग्रामर ने एंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि न्यू लाइन में नहीं जाना, कि अब आपने न्यू लाइन में नहीं जाना, बल्कि उसी लाइन में रहना है, उसी लाइन में रहना है, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, नीचे वाली इंस्ट्रक्शन की तरफ आएगा। नीचे वाली इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, प्रिंट सी, तो वो उसी पहली लाइन में रहते हुए सी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, जिसके नतीजे में ए बी सी एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये देखें ए बी और सी एक ही लाइन में, वो देखें उधर ए बी सी एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो एंड एंड का क्या मकसद है, एंड का मकसद ये है कि कंप्यूटर को ये बताया जाए कि आपने न्यू लाइन में नहीं जाना। किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के बाद आपने न्यू लाइन में
नहीं जाना, वरना आपको पता है रूल क्या है, रूल यही है ना प्रिंट का, मैं याद करें ब्रेक से पहले लिखवाया था कि प्रिंट प्रिंट क्या करता है, अपने मैसेज को पहले प्रिंट करता है और फिर न्यू लाइन में चला जाता है। इस चीज़ से उसको रोकने के लिए आप क्या करें, कॉमा कॉमा एंड इक्वल डबल कोटेशन, इनमें से कोई एक चीज़ अगर मिस हो जाए तो एरर आएगा। कॉमा लगाना ज़रूरी है, एंड लिखना ज़रूरी है, इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी है, दो डबल कोटेशन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, बात की समझ आ गई। तो आप अपने नोट्स में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन टू प्रिवेंट कंप्यूटर टू गो टू द न्यू लाइन, टू प्रिवेंट द कंप्यूटर टू गो टू द न्यू लाइन। ठीक है, ये आप अब आप सवाल कर सकते हैं। किसने सवाल करना था? नहीं, आप एक ही दफ़ा सारी इंस्ट्रक्शन लिख दो और फिर प्ले कर दो, ज़रूरी तो नहीं है। ये मतलब ये नहीं है कि पहले प्रिंट ए आपने लिखा, फिर आपने प्रेस किया, ए आ गया, फिर आपने लिखा प्रिंट ए प्रिंट बी, फिर आपने प्ले किया प्रेस की, नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सब के सब चलेगी, चाहे आप बार बार उसको प्ले करते रहे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है रन किए बगैर। ये आप पढ़ेंगे सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, रन करके वो नेक्स्ट लाइन में जाएगी। मैंने ये तो नहीं कहा रन करके जाए, रन किए बगैर, रन करके नेक्स्ट लाइन। आप किसकी बात करें, कोड की बात करें या आउटपुट की बात कर रहे हैं? ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो है वो पहले रन करेगी, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगी और इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगी, रन करेगी। लेकिन आउटपुट में आपको ए बी सी एक ही लाइन में नज़र आएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है कि एंड, और उसका क्या मतलब है, स्टे एट द सेम लाइन। आउटपुट में स्टे एट द सेम लाइन, नॉट इन द कोड। ठीक है, ये आपने जहन में रखना। ठीक है, बैक स्लैश एन की भी समझ आ गई आपको, एंड की भी समझ आ गई। ठीक है, इसमें कोई वो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब स्ट्रिंग को प्रिंट करना आ गया आपको। ठीक है, आप प्योर नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो भाई आप बताओ कितने नंबर हैं एफएससी में? 903। 903 आप प्रिंट कर सकते हो कैसे? ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ 903 लिख दो, डबल कोटेशन मार्क लेफ्ट राइट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको प्ले कर दें आप, ये तो देखें ये 903 आउटपुट के ऊपर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो प्योर नंबर्स को प्रिंट करने के लिए डबल कोटेशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लंबी स्टोरी है, नेक्स्ट वीक बताऊंगा। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। ये आप पढ़ेंगे 8th सेमेस्टर में। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या है, लैंग्वेज सीखना। हमारा मेन फोकस ये नहीं कि कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि इसको ये करना है, उसको उसके साथ वो करना है। बताऊंगा लेकिन आज नहीं, बाकी लोग बैठे हुए हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में कैसे? फॉर एग्जांपल 1 + 2 आंसर क्या आएगा? 3। ये देखें 3 आंसर आ गया। 1 - 2 क्या आंसर आएगा? -1। ये देखें -1 आ गया। मल्टीप्लाई करना है तो आपने 1 × 2 तो आंसर क्या आएगा भाई? 1 × 2। आप स्कूल में ऐसे नहीं लिखते 1 × 2 = 2। मैंने भी ऐसे ही लिखा 1 × 2, 1 × 2। स्कूल में कॉलेजेस में नहीं लिखते थे? कैसे लिखते थे आप? मल्टीप्लाई कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। तो ठीक है, फिर इसको चला के देखते हैं। तो ये एरर आ गया, आपने याद रखना है। पाइथन में मल्टीप्लाई जो है क्रॉस लगा के नहीं बल्कि स्टैरिक लगा के मल्टीप्लाई जो है वो होता है। तो 1 × 2 2। ठीक है, ये स्टैरिक का का वो सिंबल है। कैसे कीबोर्ड से कैसे टाइप करेंगे? शिफ्ट दबा के 8
कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट दबा के 8 को प्रेस करें तो स्टैटिक जो है वो आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करके 1/2 क्या आंसर आएगा 0.5। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन आराम से आप कर सकते हैं। प्लस माइनस स्टैटिक में जाके थोड़ा मसला हो सकता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी आपको कहता हूँ कि ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बात पे गौर से सुनो, वैसे भी सारा रिकॉर्डेड है। कोशिश करें पहले मेरी बात सुन लें, फिर आप नोट करें। ठीक है, ओके। मेरे पास से फॉर एग्जांपल एक नंबर है 14 और एक और नंबर है 3। 14 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं रिमाइंडर, मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों 5 से क्यों नहीं, ज़्यादा आ जाएगा तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर लो, उससे भी काम आएगा ना। 3 2 ज़ा 6, 14 से काम है, उससे काम नहीं चलेगा। और करना पड़ेगा, नियरेस्ट होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही कहा। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और फिर उसके बाद क्या करें, माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आएगा 2। ये वाला जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और ये वाला जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्वोशंट कहते हैं, QUOTIENT, क्वोशंट। ठीक है, क्लियर है। अगेन, अगर आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सरकारी स्कूल साथ में आपके पड़ोस में है, उसमें आप दाखिला ले लें, 100 रुपये इकट्ठे कर लें सबसे, और एडमिशन फ़ीस जो है आपकी पूरी हो जाएगी। सरकारी स्कूल है। ठीक, आप कैंटीन गए होंगे ना, आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे कैंटीन के बाहर यूनिफॉर्म पहन के, वो वहीं उसी स्कूल के बच्चे हैं जी। स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स है आपको पता होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर आप पेपर के ऊपर क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड करना आपको आता है, पाइथन से कैसे करेंगे। अंदर अंदर वाला नंबर क्या है 14, बाहर वाला नंबर क्या है 3, तो पाइथन में आप कैसे करेंगे फाइंड रिमाइंडर। जो अंदर वाला नंबर है उसको आपने पहले लिखना है, फिर आपने डालना है परसेंटेज साइन, और जो बाहर वाला नंबर है वो आपने परसेंटेज के बाद लिखना है। और जब आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट के ऊपर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 2। बात की समझ आ गई आपको। ठीक है, और अगर आपने क्वोशंट फाइंड करना है तो कैसे क्वोशंट फाइंड करेंगे, 2 दफ़ा डिवाइड का साइन लगाना है आपने, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। 2 दफ़ा आपने क्या करना है, डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक है, तो उससे क्या आएगा, उससे आएगा 4। ये देखें, यही तो हमने निकाला था ना उसके ऊपर, पेज के ऊपर, ये वही आंसर आ गया 4। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि परसेंटेज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, और डबल स्लैश से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्वोशंट, क्वोशंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको। आपने देखा होगा मैं वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करता, ये वाला मैं डिजिटल वाइट बोर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा है वो क्या, जो भी मैं नोट कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाता है, कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, तो आप मेरे नोट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। आपने ये नहीं कहना कि सर अपने नोट्स जो हैं शेयर कर देंगे तो मैंने कुछ भी नोट नहीं करना, आपने नोट करना है, इसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, क्लियर। तो ज़माना जो है डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, हम भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट करें, डिजिटल चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप अपने जो दूसरे टीचर्स हैं उनको भी कहें कि वाइट बोर्ड के बजाय आप क्या करें, डिजिटल ये जो सिस्टम है इसको यूज़ करें, फ़ायदा है, सबको नज़र आ जाएगा। वाइट बोर्ड में आगे वालों को शायद नज़र आ जाए, पीछे वालों को नज़र नहीं आएगा। कभी कभी टीचर जो है रेड मार्कर यूज़ करता है, वो तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, आगे से भी नज़र नहीं आता, दरमियान से भी, पीछे से भी नज़र नहीं आता। ठीक है, तो अगर कोई भी मसला हो आपको क्लास में, हाथ खड़ा करके टीचर को बताओ कि
आपकी राइटिंग जो है नज़र नहीं आ रही, आप छोटा लिख रहे हैं, मार्कर का जो कलर है उसको चेंज कर दें, बड़ा बड़ा लिखें। ठीक है, डरना नहीं है आपने, लेकिन तमीज़ से कहना है, अदब व अदाब का ख्याल रखते हुए कहना है। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? तो रिमाइंडर क्वेश्चन जो है ये आपको फाइंड करना आगे। ठीक है, सही है। इस अब तक जो हमने किया, कोई प्रॉब्लम इसमें? थोड़ा सा काम ज़्यादा है, मैं आपकी बेस बना रहा हूँ। बस ये शुरू के एक दो लैब्स हैं, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा होगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो वर्कलोड होगा वो कम होगा। लेकिन शुरू शुरू के जो है ना, चूँकि उसमें बेस बनानी होती है, तो थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा स्लो एक्सप्लेन करना ज़रूरी बनता है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं वो पहले एक्सपेरिमेंट में सारा कुछ कवर हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये आपने करना है। ये हमने तकरीबन सारा कर लिया, बैठे बैठे अनजाने में ये सारा कुछ हो गया। मैंने खुद आप लोगों के लिए सॉल्व कर लिया। बस आपने क्या करना है, घर जाके खुद से कीबोर्ड के साथ टाइप करना है। बस सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने दे दिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 6 मैं समझाने लगा हूँ अभी आपको, और 7 3 क्वेश्चंस रह गए बस। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर की समझ आ गई? किसी को कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना हो, कोई भी डाटा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, तो आपने क्या करना है, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लें, एक्स या वाई या जेड या ए बी सी, कोई भी वेरिएबल। कौन सा? ये वही वाला वेरिएबल है जो आप मैथ में पढ़ते चले आ रहे हैं, एफएससी में के मैथ में या फिज़िक्स में, मैट्रिक के मैथ या फिज़िक्स में, ये वही वाले वेरिएबल है, एक्स वाई जेड ए बी सी। कोई भी वेरिएबल, कोई भी नाम आप लिख दें, फिर इक्वल का साइन प्रेस करें, और इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड पे वो डाटा लिखो जिसको आपने स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करना है? मेरे अंदर स्टोर करना है, अपने अंदर स्टोर करना है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है। बात मेरी गौर से सुन ले, अगर आपने कोई भी डाटा स्टोर करना है, सेव करना है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कहाँ? 3rd 4th सेमेस्टर में जाके आप पढ़ेंगे, मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ, कोई मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना है तो आपने क्या करना है, पहले आपने कोई भी नाम लिखना है, कोई भी नाम, अपना नाम भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स। फिर आपने लिखना है इक्वल, और फिर इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में आपने वो डाटा लिखना है जिसको आपने स्टोर करना है। तो मैं स्टोर करना चाहता हूँ 1, और जब मैं ये प्ले का बटन दबाऊंगा, ये देखें प्ले का बटन मैंने प्रेस कर दिया, जैसे ही मैंने प्ले का बटन प्रेस किया तो आउटपुट पे ऊपर कुछ भी नहीं आया। ऐसे ही ना, नीचे देखें, नीचे, ऊपर नहीं देखना। आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई 1 आपको नज़र आ रहा है? क्यों नहीं नज़र आ रहा 1? और क्योंकि आपने प्रिंट का कमांड ही नहीं यूज़ किया। उस विंडो पे कोई चीज़ तब आएगी जब आप उसको प्रिंट के अंदर लिखेंगे। हमने यहाँ यहाँ कहीं कहीं प्रिंट यूज़ किया है? कहीं प्रिंट यूज़ किया? नहीं यूज़ किया, तो यहाँ पे 1 नज़र नहीं आएगा आपको। तो हुआ क्या? हुआ ये है कि जैसे ही मैंने प्ले का बटन प्रेस किया, 1 जो है कंप्यूटर के अंदर जाके, 1 कंप्यूटर के अंदर जाके किस नाम से स्टोर हुआ है? एक्स के नाम से स्टोर हुआ है। अब 1 1 नहीं कहलाएगा, अब 1 एक्स कहलाएगा। मेरी बात की समझ आ गई आपको? अब ये नोट डाउन कर लें, जो बात मैंने की है इसको नोट डाउन कर लें। तो टू स्टोर एनीथिंग inside the computer, use single equal sign, सिंगल इक्वालिटी यूज़ करें किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो? कोई नाम हो, कोई भी नाम, और इक्वल के राइट हैंड साइड पे क्या हो? वो डाटा जिसको आपने स्टोर करना है। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 एक्स के अंदर स्टोर हुआ ये डिस्प्ले हो जाए आउटपुट के ऊपर। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट एक्स। बिल्कुल सही कहा। तो जब जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे
तो ये देखें कि ये देखें 1 जो है वो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो गया। नोट करने वाली बात इसमें यह है कि x को डबल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये डाटा का नाम है, इसको आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना। अगर आप डबल कोटेशन लिखेंगे तो क्या होगा, x प्रिंट होगा। अगर आप डबल कोटेशन यहाँ पे लिखते हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, x आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस बात का खास खास ख्याल रखना है आपने। अजान हो रही है, 5 सेकंड की 20 सेकंड की ब्रेक करते हैं। ओके जी, तो ये था वेरिएबल का जिक्र। ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को इकट्ठे भी प्रिंट कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं लिखूँगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, ठीक है, और डबल कोटेशन मार्क, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हुई है, टी से, एंड कहाँ पे हुई है, एस पे, ठीक है, और बीच में कॉमा, और फिर कॉमे के बाद वेरिएबल का नाम एक्स। तो आउटपुट पे क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट पे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, ये इज़ 1, ये देखें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग को और वेरिएबल को इकट्ठे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट किया। तो कैसे प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों के दरमियान में कॉमा लगाना ज़रूरी है। हाँ, कुछ और सेव कर सकते, पहले ये तो नोट डाउन करो ना, पहले ABC पढ़ो फिर XYZ की तरफ आओ, पहले ये तो पढ़ो। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 1 की जगह पे लिखूँ 5, तो आउटपुट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5। ठीक है, खाली स्ट्रिंग को प्रिंट करना भी हमने पढ़ लिया, स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को इकट्ठे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करना भी हमने क्या कर दिया, सीख लिया। ठीक है, और आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक्स के बाद अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ABC। अब क्या प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5, और 5 के बाद स्पेस, स्पेस के बाद ABC प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5, 5 के बाद स्पेस, उसके बाद ABC। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? तो ये जो प्रिंट के जो दो ब्रैकेट्स हैं ना, इनके दरमियान आप एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात याद सुन लो अच्छी तरह। ये जो प्रिंट के जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये प्रिंट के दो दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। मैं चाहूँ तो x पहले लिख दूँ और फिर द वैल्यू ऑफ x इज़ ये बाद में लिखूँ। मैं चाहूँ तो x जो है वो एंड पे लिखूँ, और द वैल्यू ऑफ x इज़ और जो ABC है वो दोनों इकट्ठे लिख दूँ। ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, नहीं समझ आई, क्या करें भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि x जो है मैं पहले भी लिख सकता हूँ, x कॉमा, अब क्या होगा, 5 पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ x इज प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, ABC प्रिंट होगा। ये देख, ठीक है। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एनी ऑर्डर, कोई मसला नहीं, एक्सेप्टेबल। लेकिन शर्त यह है कि वेरिएबल और स्ट्रिंग के दरमियान कॉमा लिखना ज़रूरी है, वरना क्या आएगा, एरर आएगा।
प्रिंट के बाद सिंपल दो स्ट्रिंग जिस तरह मैंने अभी लिखा है। हाँ लिख सकते हैं। अब वो ये जो भाईजान है ये कह रहे हैं कि ये काम कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ और ए बी सी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अब यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? कॉमा के बाद हाँ एक नई स्ट्रिंग शुरू होगी, लेकिन वो उसी लाइन में प्रिंट होगी क्योंकि आपने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में लेकिन कॉमे की मदद से सेपरेट किया, लेकिन उसी लाइन में प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करूँ ए से पहले मैं लिखूँ \n फिर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, नेक्स्ट लाइन में जाके ए बी सी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ कॉमा आप कह सकते हैं स्पेस के तौर पे काम कर सकते हैं। या अगर मैं लिखूँ इस के बाद \n फिर क्या होगा? तब भी ए बी सी जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा, लेकिन स्पेस बीच में शुरू में आएगा ए के, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि कॉमा स्पेस डाल देता है। लेकिन बहरहाल अभी आप इन चक्रों में ना पड़ें, कॉमे की वजह से स्पेस आ रहा है नहीं आ रहा, वो बाद में देखेंगे। ठीक, क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि साइन, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। मुझे ये बताओ पाए की वैल्यू क्या है? 3.14। आगे भी कुछ नंबर है, मुझे खुद याद नहीं है, मुझे इतना अरसा हो गया, ठीक है, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर मुझे पाई की वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए तो पाइथन मेरे लिए एक सहूलत प्रोवाइड करती है। वो सहूलत क्या है? वो सहूलत ये है कि आप यहाँ पे लिखें इंपोर्ट मैथ, ठीक है, इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट पाई और इसको प्ले करें तो ये देखें पाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई। नहीं नहीं ज़रूरी नहीं, वैसे ही खूबसूरती के लिए, जिस तरह आप बोर्ड के पेपर बड़े अच्छे तरीके से लाइन लगाते हो, इधर भी लगाते हो ताकि एग्जामिनर क्या करे आपको अच्छे नंबर दे दे, तो यहाँ पे भी मैंने खूबसूरती के लिए एक लाइन छोड़ के, वरना कोई मसला नहीं है, स्पेस दे सकते हैं। तो मैथ डॉट पी आई, ये जो मैथ डॉट पी आई है ये क्या है? ये जो मैथ डॉट पी आई है जी, तो ये मैथ डॉट पी आई जो है, स्पेशली ये जो आपने पी आई लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने मैथ में आइलर कांस्टेंट पढ़ा है, आइलर कांस्टेंट पढ़ा है, EULER आइलर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.71 कुछ होती है। अगर वो वैल्यू आपको याद नहीं है तो पाइथन की मदद ले लें। पाइथन इसलिए तो बनाई गई है आप लोगों की सहूलत के लिए। आप क्या लिखें? मैथ डॉट ई और इसको प्ले करें तो ये देखें 2.718 उसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने आइलर कांस्टेंट ज़्यादा यूज़ नहीं किया FSC में, है ना, इसलिए वो काफ़ी लोगों, हाँ लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, पड़ोस में सरकारी स्कूल है, मैट्रिक में दाखिला ले लें, आइलर कांस्टेंट पढ़ा दिया जाएगा। पता नहीं माया मैट्रिक में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये मैथ डॉट ई मैथ डॉट पाई ये क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर से पूछता हूँ कि भाई आप बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या है, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। क्या वो आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट है और 1 बताएगा, या आप लोगों की तरह निकम्मे हैं कुछ और बताएगा? मैथ डॉट साइन आपने लिखना है, ठीक है, मैथ डॉट साइन और अंदर आपने क्या लिखना है? 90 लिखना है। क्लियर है? साइन फाइन करने के लिए, साइन इस्तेमाल करने के लिए आपको मैथ इंपोर्ट करना पड़ेगा और मैथ डॉट साइन लिखना पड़ेगा किसी भी नंबर का साइन फाइन करने के लिए। क्लियर है? ये आपने जहन में रखना है। बातें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कोशिश करें इसको कवर करें। ठीक है, ये छोटी छोटी
मेरे लिए तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एक साल बाद आपके लिए ये भी छोटी छोटी बन जाएंगी। फर्स्ट लेक्चर में आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बेस है, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए मजबूरन मुझे ये सारा कुछ आज कवर करना पड़ा। बहरहाल मैथ डॉट साइन 90, आप लोगों के मुताबिक आंसर क्या आना चाहिए 1, लेकिन कंप्यूटर के मुताबिक आंसर जो आ रहा है वो 0.893 आ रहा है। क्यों क्यों इसकी वजह क्या है? तो पेन किधर गया मेरा? ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कंप्यूटर जो है वो साइन 90 क्या है? एंगल है ना, एंगल के यूनिट्स क्या है? डिग्री भी हो सकती है, रेडियन भी हो सकता है। कंप्यूटर जो है वो एंगल के यूनिट को क्या कंसिडर कर रहा है? रेडियंस कंसिडर कर रहा है, रेडियंस, RADIANS। तो साइन 90 रेडियन का आंसर क्या आता है? 0.893 आता है। आप करके देख सकते हैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, अगर किसी के पास है। आप लोग मैट्रिक एफएससी से डिग्री के साथ काम करते चले आ रहे हैं ना, रेडियन की बहुत कम ज़रूरत पड़ी होगी। आपने याद रखना है एंगल के 2 यूनिट्स हैं, डिग्री भी है और रेडियंस भी है। तो जब आप 90 लिखते हैं पाइथन में, वो 90 डिग्री नहीं होती, वो 90 रेडियन होता है, जिसकी वजह से आंसर 0.893 आया है, 1 नहीं आया। लेकिन मैं तो चाहता हूँ आंसर 1 आए। मैं चाहता हूँ कंप्यूटर जो है वो 90 का जो यूनिट्स है वो डिग्री कंसिडर करे, रेडियन ना कंसिडर करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 90 को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। जिस 90 को मैं डिग्री समझ रहा हूँ, उस 90 को मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सब लोग जो है बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप बताएं क्या फार्मूला है? डिग्री डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है? गौर से देखो, मैं किस को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 90 को, ठीक है? तो मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 180, ये फार्मूला है, ऐसी है ना। और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं कि आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपका वाला 1 जो है वो यहाँ पे आ गया, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अगेन भाई खूबसूरती के लिए, ताकि आपको आपसे पढ़ा जा सके कि कोड में क्या लिखा हुआ है, कहाँ स्पेस है, ब्रैकेट्स के दरमियान। आप चाहें दें चाहे ना दें, कोई मसला नहीं। टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, मैंने स्पेस दे दी, ठीक है? बात की समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब ज़्यादा नोट ना करो, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने लगा हूँ। ज़्यादा नोट करो ये ना करो, मैं वैसे भी ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि साइन 90 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ, पाई बाय 180 के साथ। ये गलत है, ठीक है? वो 0.893 मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 180 के साथ। वो इस तरह का काम करते हैं। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा कि आपने 90 को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, पूरे साइन 90 को नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो इस तरह का एक बॉक्स बना दें आप अपने रजिस्टर में, और वहाँ पे लिखें कि जब मेरा टेस्ट होगा, जब मेरा टेस्ट होगा मैं ये गलती करूँगा, मैं ये गलती करूँगी। ये मुझसे लिखवा लो, ये गलती करेंगे आप। 90 के बजाय आप साइन 90 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, जिसकी वजह से आंसर ख़राब आएगा। फिर आपने कहना सर मैंने तो किया तो था, सही तो किया था, फार्मूला भी सही लगाया, फार्मूला सही लगाया, लेकिन गलत जगह पे फार्मूला, गलत जगह पे सही फार्मूला लगाया, ठीक है? ये लिख लिया आपने कि मैं जब भी टेस्ट होगा, जब भी टेस्ट होगा मैं ये गलती करूँगी। ये भी नहीं कि कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, करूँगा, लाजमी करेंगे आप, ठीक है? मेरी बात की समझ आ गई? अब आप लोग मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या है? साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या है? 90 डिग्रीज, ठीक है? साइन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं पाइथन में? साइन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं पाइथन में? आपने लिखना है अगेन मैथ डॉट ए साइन। ए साइन का मतलब साइन इनवर्स, ए कॉस कॉस इनवर्स, ए टैन टैन इनवर्स।
फिर ब्रैकेट आपने लिखना है 90, और फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट आपने लगाना है। जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ओहो, एक मैथ डॉट ए साइन, सॉरी, वन 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 आएगा, वन, मैथ डॉट ए साइन वन। जैसे आप इसको प्ले करेंगे तो ये देखें आंसर क्या आया, 1.57। आपकी एक्सपेक्टेशन से के बरखिलाफ एक आंसर आया। ठीक है, तो आपने याद रखना है मेरे बच्चों, ये याद रखना है क्या, कि जब कंप्यूटर करता है ना साइन इनवर्स वन, और वो कोई आंसर निकालता है 0 पॉइंट, क्या आ रहा है आंसर, 1.57, सॉरी, आंसर आया है 1.57 समथिंग। तो ये जो 1.57 है, ये बेसिकली क्या है, ये तो वो है ना, एंगल है। ठीक है, ये जो 1.57 आया है ये एंगल है, और इस एंगल के जो यूनिट्स हैं वो रेडियंस हैं, जबकि आपने ऊपर जो आंसर निकाला है उसके यूनिट क्या है, डिग्रीज है। कंप्यूटर जो एंगल निकालता है वो रेडियंस में निकालता है, आपने जो आंसर ऊपर निकाला है वो डिग्री में निकाला है। तो अगर आपको ऊपर वाला आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, 180, किसको, वन को, आंसर को। ठीक है, ये भी याद रखो, आपने वन के साथ नहीं करना 180 डिवाइडेड बाई पाई, आपने इस पूरे को 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180 डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाई, और फिर आप देख सकते हैं कि आंसर वही मिलेगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। ये देखें 90 डिग्री जो है वो आउटपुट के ऊपर आ गया। ठीक है, आपने लिखा होगा रजिस्टर के अंदर ए साइन वन, उधर अगेन एक दायरा लगाओ और वहाँ पे लिखो जब टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं वन को मल्टीप्लाई करूँगा 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, बात करें, ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात की समझ आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, जस्ट वन, और उसके बाद छुट्टी। उसके बाद जो मर्ज़ी करें, चाहे शालमबाग बाग चले जाएं, पास ही है, चाहे ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के आप पूरे लाहौर की सैर कर दें अली टाउन तक। ठीक है, मुनावा से स्टार्ट करें और अली टाउन तक चले जाएं सैर करते हुए। आप चाहें चिंची पे बैठ के मीनार पाकिस्तान चले जाएं, साथ ही शाही किला है, साथ ही बादशाही मस्जिद है। ठीक है, ये हॉस्टलाइट्स के लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ जो है वो सैर करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई से तंग आए हैं, साथ ही मीनार पाकिस्तान है, उसके ऊपर चढ़ जाए, वहाँ से छलांग लगा लें। अगर आप बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं, ठीक, तो हर हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आखिरी सलूशन जो है वो मौत है, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका मैनुअल है। ये आपने आपने क्लास में बैठे बैठे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कर लिए, ख़त्म, फिनिश। कुछ भी नहीं करना आपने, बस घर जाना है, स्पाइडर इंस्टॉल करना है और सिर्फ टाइप करना है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए, आपने सारे काम कर लिए। ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ बैठ के ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट 1 है ये सॉल्व किया। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन बस रह गया। मैं चाहता हूँ ये फटाफट ख़त्म करें और छुट्टी करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो भी मैंने ये जो रेडियन और डिग्री की बात की है, इसमें शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आज घर जाओ। आज अगर आप आज अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले या एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले बुक खोलूँगी या बुक खोलूँगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि आप बजाते खुद प्रॉब्लम बनेंगे दूसरों के लिए। वो कैसे? आप कहेंगे भाई चीटिंग करा दें, भाई बूटी दे दे मुझे, पर्ची दे दे मुझे। वॉशरूम में जाके पर्चियाँ छुपाएंगे, एग्ज़ाम के दौरान वॉशरूम जाएंगे और वहाँ से पर्ची से देख देख के
एग्ज़ाम हॉल में वापस आके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है आपको, इससे पहले कि आप खुद प्रॉब्लम बन जाए, आप अपने प्रॉब्लम को आज घर जाके सॉल्व करें। सारे जितनी भी बातें मैंने की हैं सबको सॉल्व करें। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट है, उसके बाद ख़त्म। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। बताओ भाई, आप बताएं, आप बताओ, आप, नहीं पीछे वाला प्रोग्राम क्या है? साइकिल? नहीं, साइकिल तो नहीं है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। साइकिल नहीं, साइकिल गलत है, साइकिल नहीं कहेंगे। आप बताओ, आप फॉरेनर हो, उर्दू जानते हो? ओके, स्ट्रिंग किसको कहते हैं? डबल कोटेशन मार्क में जो भी कुछ भी आप लिखते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसे कलेक्शन ऑफ डिजिट, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक, अच्छा, तो डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विदाउट यूजिंग कंप्यूटर। इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में लिखे बगैर, पेज पेज और पेन के साथ और दिमाग के साथ, जाहिर सी बात है, जो कि आपके अंदर नहीं है फिलहाल। तो दिमाग, पेन और पेज के साथ आपने क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है। अब तक हम क्या करते चले आ रहे हैं, हमने प्रोग्राम लिखा और कंप्यूटर ने खुद ही आउटपुट बता दिया। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने आउटपुट खुद बताना है कि क्या आएगा इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप लोगों ने काम खुद करना है। ठीक है, आप लोग एक बात याद रख लो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 6-6 बंदों का ग्रुप बनाना है, 6-6 बंदों का ग्रुप बनाना है। ठीक है, वही ग्रुप आप लोगों ने इकट्ठे बैठना है लैब के अंदर। जब भी आप काम करेंगे ग्रुप्स की शक्ल में काम करेंगे, सब लोग अलग-अलग कंप्यूटर पे काम करेंगे लेकिन ग्रुप्स की शक्ल में काम करेंगे। ठीक है, और कभी कभी एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको हम सब मिल के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आके आप आपस में डिस्कस करके उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं किसी एक ग्रुप को यहाँ पे बुलाऊंगा और उससे कहूँगा कि आपने पूरी क्लास के सामने वो सवाल हल करना। बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना है कि अपना एक ग्रुप, अच्छा सा ग्रुप बनाना है, नॉट मोर देन 6 स्टूडेंट्स। 6 से काम हो सकते हैं लेकिन नॉट मोर देन 6। ठीक है, बात की समझ आ गई? अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये आज हमारा आखिरी टास्क है, इस तरह का जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रॉब्लम की समझ आ गई आपको? ये कोड है, ये प्रोग्राम गिवन है, आपने स्पाइडर के अंदर इसको लिखा, लेकिन आपसे कहा यह जा रहा है कि आपने इसका आउटपुट कंप्यूटर की मदद के बगैर डिटरमिन करना है, निकालना है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? तो स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। चलो भाई, ये आप बताएं। नहीं, आपके पीछे, आप बताएं। टॉप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉप से स्टार्ट करेंगे, मैंने अभी आपको लिखवाया शुरू में, टॉप से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पाइथन क्या है, टॉप से बॉटम। पाइथन लैंग्वेज टॉप से बॉटम चलती है। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो चलेगी वो कौन सी चलेगी, x, y इज इक्वल टू 10,4। जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, 10 जो है ये x के अंदर स्टोर हो जाएगा और 4 जो है ये y के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे x इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट लाइन में y इज इक्वल टू 4, ये भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं है। उस चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका ये है, आप x, y लिखें और इक्वल 10,4, बस दैट्स इट। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? आप ये भी लिख सकते हैं x, y, z इज इक्वल टू 10,4, 1। फिर 1 किसके अंदर स्टोर होगा, z के अंदर स्टोर होगा। जिस ऑर्डर में आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10y में स्टोर होगा और 4x में स्टोर होगा, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर 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 का ख्याल रखा जाएगा।
पाइथन सीक्वेंशियल लैंग्वेज है, ऑर्डर का ख्याल रखता है। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, अभी अजान हो रही है, ब्रेक थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन की समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। सेकंड लाइन में क्या लिखा? प्रिंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आउटपुट के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आउटपुट विंडो जो है वो ये है, ये आउटपुट विंडो है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये आउटपुट विंडो है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा है कि आउटपुट विंडो के ऊपर क्या चीज़ डिस्प्ले होगी। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि एक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, वाई के अंदर क्या स्टोर होगा। लेकिन हाँ, आप चाहें तो पेज के साइड पे रफ वर्क के नाम से आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब पहली लाइन चलेगी तो एक्स के अंदर क्या स्टोर होगा 10, और वाई के अंदर क्या स्टोर होगा 4 स्टोर होगा। रफ वर्क की सूरत में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात की समझ आ गई? तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखें ना, क्वेश्चन में मैंने लिखा डिटरमिन द आउटपुट, यानी आउटपुट विंडो। कौन सी विंडो? ये वाली। इस वाली विंडो में क्या प्रिंट होगा, ये मैंने लिखा है उसके अंदर। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे एक्स की वैल्यू भी बताओ, वाई की वैल्यू भी बताओ। ठीक है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, जिनके क्वेश्चंस हैं, वेट ज़रा मुझे कंप्लीट करने दें, हो सकता है वो उसका जवाब मिल जाए आपको लेक्चर के दौरान ही। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। ये आउटपुट विंडो है। ठीक है, तो पहली लाइन के चलने से आपका क्या ख्याल है? पहली लाइन के चलने से आउटपुट विंडो के ऊपर कुछ डिस्प्ले होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रिंट नहीं लिखा। लेकिन दूसरी लाइन के चलने से कुछ ना कुछ प्रिंट होगा। वो कुछ ना कुछ क्या है? बिल्कुल सही कहा। ये देखें, पहले ये क्या लिखा नजर आ रहा है? स्टेप 1। तो ये यहाँ पे लिखें स्टेप 1 कॉलन एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू लिख दिया। अब ये स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने कॉमा डाला, कॉमा के बाद वेरिएबल एक्स है। अब मुझे ये बताओ वेरिएबल एक्स के अंदर क्या स्टोर है? 10। वो आपने रफ वर्क में भी दिखाया हुआ है, रफ वर्क में भी आपने लिखा हुआ है कि 10 एक्स के अंदर क्या स्टोर्ड है? 10 स्टोर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट विंडो के ऊपर इक्वल के साइन के बाद क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि इस 10 का ताल्लुक जो है वो इस एक्स के साथ है। ठीक है, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एरो बना दिया कि ये 10 क्यों आया, क्योंकि ऊपर एक्स लिखा हुआ है। अब कॉमा के बाद क्या लिखा? y इज इक्वल टू। तो y इज इक्वल टू कहाँ प्रिंट होगा? अगली लाइन में, उसी लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि बैक स्लैश एन तो आपने कहीं यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, ना आपने बैक स्लैश एन यूज़ किया और ना ही प्रिंट स्टेटमेंट ख़त्म हुई है। न्यू लाइन में कब जाता है कंप्यूटर? जब प्रिंट स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए या बैक स्लैश एन जब आप इस्तेमाल करें। तो ना बैक स्लैश एन आपने यूज़ किया और ना ही प्रिंट वाली स्टेटमेंट ख़त्म हुई है। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू कहाँ पे प्रिंट होगा? यहाँ पे स्पेस के साथ y इज इक्वल टू। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, अब एक काम रह गया, वो क्या? अब कॉमे के बाद क्या लिखा है? y प्लस 1। y की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 प्लस 1 5। तो आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा? 5। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 5 लिखना। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी लाइन भी हो गई। अब आप थर्ड लाइन की तरफ आ जाएं। थर्ड लाइन की तरफ आए या फोर्थ लाइन की तरफ आए? थर्ड की तरफ आए, क्योंकि पाइथन सीक्वेंस में चलती है। टॉप से बॉटम चलती तो है, लेकिन सीक्वेंस में चलती है, तो लिहाजा थर्ड लाइन चलेगी। जब थर्ड लाइन चलेगी, कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन। ठीक है, जब ये वाली, अब गौर से देखो, जब ये वाली लाइन चलेगी तो इसके पीछे एक स्टोरी चलेगी, इसके पीछे एक कहानी चलेगी। वो कहानी बताने जा रहा हूँ। उस कहानी में क्या है? कंप्यूटर देखेगा कि इस इंस्ट्रक्शन में इक्वल का साइन लिखा हुआ है, आपने इक्वल का साइन लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर ये करेगा कि इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1। राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले वो चलेगी।
जब x प्लस वन चलेगा, यानी x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेगा कंप्यूटर? 10। तो 10 प्लस वन करेगा कंप्यूटर। 10 प्लस 1 करने के नतीजे में क्या आंसर आया? 11। ये हो गया पहला काम, उस स्टोरी का पहला पार्ट, उस स्टोरी का पहला सीन। लिखो भाई, मेरे मुंह मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, ये लिखो। ठीक है जी। इक्वल का साइन जब भी कंप्यूटर को नजर आएगा वो दो काम करेगा। नंबर वन, इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा होगा पहले वो उसको चलाएगा, पहले वो उसको इवेलुएट करेगा, पहले वो उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर? x प्लस वन। अब x की वैल्यू क्या है? x वेरिएबल है ना, तो x की वैल्यू क्या है? 10। 10 प्लस 1 11। ये पहला काम हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात? नोट कर लिया आपने? अब दूसरा काम गौर से सुन लो। आंसर क्या है? 11। दूसरा काम क्या होगा? कंप्यूटर उस 11 को x के अंदर स्टोर कर देगा। कंप्यूटर उस 11 को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेगा, किस नाम से? x के नाम से। ये लिख लें। तो इक्वल साइन लगाने से दो काम होंगे। नंबर वन, राइट हैंड साइड वाली चीज इवेलुएट होगी, और इवेलुएट करने के बाद वो चीज कहाँ स्टोर होगी? कंप्यूटर के अंदर। किस नाम से? x के नाम से। x की जगह पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABCD। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टार स्टार बना के ना, स्टार इस पे लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब इक्वल का साइन आता है स्टार बना के इक्वल। ओके, बहुत अच्छा सवाल किया है। 11 स्टोर हो गया कंप्यूटर के अंदर x के नाम से, लेकिन पहली लाइन में आपने x के अंदर 10 स्टोर किया हुआ था, उस 10 के साथ क्या हुआ? वो रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, 10 विल बी रिप्लेस्ड बाय 11। वो 10 आप गायब हो गया, जिस तरह आपके मुल्क का पॉलिटिशियन गायब हो गया ना, लंदन, इस तरह 10 जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप स्टार लगा दें। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बज़ाहिर आपको लग रहा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है, वो स्टोरी अगर क्लियर ना हो, सारी ज़िंदगी आपको प्रोग्रामिंग में मसला आएगा, सारी ज़िंदगी। ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो अब आप मैच्योर हो गए हैं, अब आप मास्टर हो गए इस सब्जेक्ट में। ये जो फोर्थ लाइन, फोर्थ इंस्ट्रक्शन जब चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? लेकिन उससे पहले रफ वर्क में अब x की अंदर क्या वैल्यू आ गई है? 11। ये देखें, पहले 10 थी, अब आपने क्या लिखना है? 11 लिखना। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, रफ वर्क आउटपुट विंडो बना के, रफ वर्क की जगह बना के, x की वैल्यू 10 लिख के y इक्वल टू 4, इसी तरीके से आपने काम करना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? तो जब फोर्थ इंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या होगा? आउटपुट विंडो के ऊपर कुछ डिस्प्ले होगा। हाँ, डिस्प्ले होगा, क्योंकि प्रिंट लिखा हुआ है। तो क्या डिस्प्ले होगा मुझे बताओ? स्टेप 2, x इज इक्वल टू 11। बिल्कुल सही कहा। वो किधर गया? हाँ, x इज इक्वल टू 11, और फिर y इज इक्वल टू 5। 4 प्लस 1 नहीं किया आपने? ये देखो भाई, ये y प्लस 1, 4 प्लस 1। मेरा सवाल तो ये है, आपने इस उस वाली लाइन में y प्लस 1 किया तो है, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। बिल्कुल सही कहा आपने, इस वाली लाइन में सिर्फ y को 1 के साथ ऐड किया, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसको y के अंदर स्टोर नहीं किया। हमें कैसे पता चलेगा कि स्टोर हुआ या नहीं हुआ? इक्वल के साइन से। आपने इक्वल का साइन कहीं यूज़ किया यहाँ पे? अब आप कह सकते हैं सर हमने यहाँ पे तो इस्तेमाल किया है, आपने याद रखना वो तो स्ट्रिंग के अंदर है।
स्ट्रिंग के अंदर मौजूद चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। जिस तरह आप लोगों की अहमियत फर्स्ट ईयर में कम है, इसी तरह स्ट्रिंग में मौजूद y इज इक्वल टू की अहमियत भी नहीं है, इसलिए वो इक्वल साइन माना नहीं जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, आपकी अहमियत है, आपकी अहमियत बल्कि ज़्यादा है, आपके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फोर्थ ईयर के बच्चों को बस 5 मिनट में ऊपर ऊपर से बता के उनको सारी समझ आ जाती है, लेकिन आप लोगों को बहुत डिटेल में एक एक लाइन बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ती है? क्योंकि आपकी अहमियत ज़्यादा है। फोर्थ ईयर वालों की अहमियत नहीं है, इनकी भी अहमियत नहीं है, थर्ड ईयर वालों की भी अहमियत नहीं है। जिसकी अहमियत होती है उसको ज़्यादा आप डिटेल में स्टोरी बताते हो ना, आज मैं उधर गया, ये हुआ वो हुआ, फिर उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मैंने उसको चपेट मारी, उसने लस्सी का गिलास मेरे ऊपर गिरा दिया, ये हुआ और वो हुआ। बहुत सारे काम आप करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, बस 3 काम रह गए, टाइम थोड़ा सा रह गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या होगा? कुछ प्रिंट होगा जब ये वाली लाइन चलेगी? नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, बल्कि क्या होगा, कंप्यूटर देखेगा कि इक्वल का साइन आ गया है, तो मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड वाली चीज़ को चलाना है, राइट हैंड वाली चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू ये देखें, यहाँ पे आपने क्या लिखा है? 11। इसलिए तो मैंने रफ वर्क में x की वैल्यू लिखी है, ताकि आप भूल ना जाएं कि फिलहाल करंट वैल्यू ऑफ x क्या है, इसलिए तो रफ वर्क में लिखा है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिखें? 11। और y की वैल्यू क्या है? 4। 11/4 का क्या मतलब है? कोशंट। तो कोशंट क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, कोशंट की वैल्यू 2। ये देखें 11 इधर, ये भी वक्त आना था कि मैं आपको कोशंट सिखा रहा हूँ। 4 2s are 8। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है? 3 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? x के अंदर 2 स्टोर होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी होगी। अब मुझे ये बताएं इस लाइन में क्या होगा? हाँ देखें, अब x के अंदर जो पहले 11 स्टोर हुआ था, अब उसकी जगह पे 2 आ गया। 10 भी गायब, 11 भी गायब। जिस तरह हमारे मुल्क के 2 पॉलिटिशियंस गायब हैं, उसी तरह 10 भी गायब और 11 भी गायब। ठीक है, तो जब ये वाली लाइन चलेगी, खुद बताओ, अब खुद बताओ अब क्या होगा जब ये वाली लाइन चलेगी? सबसे पहले क्या चीज़ चलेगी? राइट हैंड साइड चलेगी ना। y/3, y की वैल्यू क्या है? 4। 4/3 का क्या मतलब है? रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना है, तो बताएं रिमाइंडर क्या है? 3 1s are 3, माइनस करें तो आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 विल बी स्टोर्ड इन y। तो रफ वर्क में लिखें y की वैल्यू क्या है? 1। बिल्कुल सही कहा, इंटेलिजेंट है आप लोग। ये जो 2-3 घंटे मैंने आपको पढ़ाया, इसका मतलब कुछ फ़ायदा हुआ है पढ़ाने का। थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करें, कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बस आखिरी लाइन बता दो और चले जाओ। चलो जी, आओ बोर्ड के ऊपर आओ, देख लो। जब आखिरी लाइन चलेगी तो आउटपुट पे कुछ आएगा? पहला सवाल तो ये है, आउटपुट पे कुछ आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि प्रिंट लिखा होगा। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी? वो लिखने लगा। स्टेप 3 स्टेप 3, वो शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा। स्टेप 3 लिखा हुआ, ठीक है। स्टेप 3 कॉलन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? 2। ये देखें, रफ वर्क की तरफ देखें, रफ वर्क की तरफ देखें, x की जो मौजूदा वैल्यू है वो क्या है? 2 है। तो इसलिए आपने, आपका क्या नाम है? तो इसलिए हमजा ने वहाँ पे क्या लिखा? 2। और y की मौजूदा वैल्यू क्या है? 1। इसलिए हमजा ने वहाँ पे क्या लिख दिया? 1। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या है? वो पेन किधर गया मेरा? तो फाइनल आउटपुट क्या है? स्टेप 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अब आपने पेज के ऊपर लिख दिया आंसर। कंप्यूटर पे चले जाएं, ये सारा कोड लिखें और वेरीफाई करें जो आपने पेज के ऊपर आंसर लिखा और जो कंप्यूटर ने आंसर दिया, क्या वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आप भी कंप्यूटर की तरह क्या है? इंटेलिजेंट है। नहीं, बल्कि कंप्यूटर आपकी तरह क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं।